जब देश के विकास की यात्रा देखते हैं तो निश्चित तौर पर राज्यों की विकास यात्रा का सहयोग भी उसमें सहयोग सम्मिलित रहता है। राजस्थान के विकास की यात्रा देश की विकास यात्रा में अपनी बहुत बड़ी सहभागिता निभा रही है। इन वर्षों में राजस्थान की जीडीपी जिस तेजी से बढ़ी है, अगर मैं तुलना करूं पिछले कांग्रेस की सरकार से तो आपको आश्चर्य होगा। लगभग भजनलाल जी के आने के पश्चात 47% जीडीपी बढ़ी, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी। राजस्थान के अंदर आधारभूत संरचनाओं का एक नया जाल हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार मोदी जी इस देश के अंदर आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने में लगे हैं, राजस्थान में भजनलाल जी भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इस बार के बजट में 53,000 करोड़ से ज़्यादा का प्रावधान मात्र कैपिटल एक्सपेंडिचर में करना, यानी कि इनसे एसेट्स बनने की बात करना, इस बात को सिद्ध कर रहा है कि राजस्थान अब हिंदुस्तान की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में और बढ़ते हुए आर्थिक संरचनाओं के अंदर अपना योगदान निश्चित तौर पर बड़ी बेखूबी से दे रहा है। जी, राजस्थान की जब भी सर बात होती है तो यहाँ की हम संस्कृति की बात करते हैं, यहाँ की विरासत की बात करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि इन 2.5 वर्षों में सरकार ने इसके लिए बहुत बेहतरीन काम किया है? क्योंकि इससे पहले की सरकारों पर आरोप लगते रहे, यहाँ पर आर्थिक ग्रोथ नहीं हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ की संस्कृति को लेकर काम नहीं हो रहा है, विरासत को सजोने को लेकर सरकार अभी क्या मौजूदा वक्त में आप देख रहे हैं इसके कार्यकाल को? देखिए, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की ऐतिहासिक विरासत के साथ साथ विकास की कहानी गढ़ी है। ठीक इसी तरह राजस्थान के अंदर भी राजस्थान के आगोश में शानदार इतिहास छुपा है। हमारी ऐतिहासिक विरासतों को संरक्षण करने की बात हो, हमारे विशेष तौर पर मैं शेखावाटी से आता हूँ जी। वहाँ की हवेलियाँ जो जिनकी शिल्प कला के रूप में अद्वितीय है, उनके संरक्षण की बात भजनलाल जी ने कही, चिन्हित करके कही। और जिस प्रकार हमारे धार्मिक स्थानों का जीर्णोद्धार हुआ, मोदी जी ने रामलला के मंदिर को बनाकर 500 वर्ष पुराने संघर्ष को विराम दिया। उसी प्रकार राजस्थान के अंदर हमारी आस्थाओं के केंद्र के लिए जो योजना बनी और उसके लिए जो बजटीय प्रावधान किया गया, और बजटीय प्रावधान के अलावा भी हमारे हर उत्सव के साथ राजस्थान का आम व्यक्ति समावेश करे, उसको लगे कि सरकार अपनों की सरकार है, उसके अंदर भी सारे उन कार्यक्रमों के साथ भजनलाल जी की सरकार साथ में चलती हुई नजर आई। अक्सर जब भी राजस्थान की डेवलपमेंट को लेकर, यहाँ की विकास को लेकर हम बात करते हैं तो फिर यहाँ के युवाओं का एक जिक्र होता है और दूसरा महिला सुरक्षा का जिक्र होता है। क्योंकि महिला सुरक्षा अगर नहीं है तो जाहिर है कि ये एक संदेश जाता है कि प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, तो फिर निवेश नहीं आता है। निवेश नहीं आएगा तो फिर हम युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएंगे, उनके विकास को लेकर काम नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों मुद्दे आपस में जुड़े हुए हैं। इनकी सफलता क्या प्रदेश में आप 2.5 सालों में देख रहे हैं और आने वाले वक्त में इसको लेकर क्या रोड मैप है? देखिए, अपराधों की जब बात करते हैं, आपको मालूम है कि प्रकाश सिंह प्रकरण के पश्चात जी हर राज्य सरकार के आंकड़े एनसीआरबी में जाते हैं और उन आंकड़ों का सटीक विश्लेषण करके एनसीआरबी प्रत्येक वर्ष एक अपनी रिपोर्ट जारी करती है। एनसीआरबी की ताज़ा रिपोर्ट ये कह रही है कि राजस्थान के अंदर अपराधों के अंदर 14% पर कमी आई है, वहीं महिला अपराधों में 10% ज़्यादा कमी आई है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि राजस्थान के अंदर जितने भी अपराध घटित हुए, अपराध घटित होने के बाद उनके अन्वेषण से लेकर, आरोप पत्र से लेकर और सजा तक जो पहले समय ज़्यादा लगता था, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट ये कहती है कि उसके अंदर भी राजस्थान ने उस समय को कम किया है। जहाँ तक बात आप युवाओं की करते हैं, निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर पिछली सरकार के समय हम जाने जाते थे, नेटबंदी सबसे ज़्यादा हमारे बंद होती थी, इसलिए होती थी कि हमारे पेपर लीक होते थे। डरी हुई सरकार के पास एक इलाज रहता था कि नेटबंदी कर दो। एक के बाद एक 19 पेपर लीक हुए।
और उन न्यूज़पेपर के साथ ही राजस्थान के अंदर कांग्रेस की हुकूमत में एक इस प्रकार का गठजोड़ बन गया राजनेताओं के बीच में और इस कोचिंग माफियों के बीच में, गारंटेड बैच की बात होने लगी। आप हमारे कोचिंग सेंटर में आइए, आप निश्चित तौर पर प्रतियोगिता परीक्षा में आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। इन सारे गठजोड़ को तोड़कर भजन लाल जी ने जो अपनी सरकार के शपथ लेने के दूसरे सप्ताह के अंदर ही जिस प्रकार एसआईटी गठित की, आज बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में आज वो किरदार जो इस काम में लगे थे आज जेल के सीखचों के पीछे हैं। और यहाँ तक कि जिन बाबूलाल जी कटारा जैसे जिन आरपीएससी के मेंबर को नामजद किया था, मनोनीत किया था अशोक गहलोत ने, उनके जब बयान पढ़ते हैं और वो कहते हैं कि मैंने आरपीएससी का मेंबर बनने के लिए गहलोत साहब के नज़दीकी व्यक्ति को 1.5 करोड़ रुपया दिया। ये सारी बातें ये सिद्ध कर रहे हैं कि आरपीएससी जैसी संस्था भी उस कुलसित होने से बची नहीं थी। और आज एक के बाद एक मैं समझता हूं कि 1,35,000 के लगभग नौकरियां हमारे नौजवानों को मिल चुकी है। 1,00,000 1.5 लाख के लगभग अब प्रक्रियाधीन है और कहीं कोई पेपर लीक जैसी बात नहीं हुई। लोगों को विश्वास हो गया अपने का योग्यता के अनुसार, अब खर्ची भी नहीं लगेगी किसी की और पर्ची भी नहीं चलेगी किसी की जी। और बिना खर्ची बिना पर्ची योग्यतम लोग आज सरकारी नौकरी में जा रहे हैं। चूंकि आपने एजुकेशन सेक्टर की बात की, पेपर लीक की बात की, तो कोटा मॉडल को मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं आपसे सर। कोटा का मॉडल क्या पहचान है राजस्थान की या फिर एक दबाव बन रहा है उसके जरिए? देखिए, निश्चित तौर पर कोटा शिक्षा नगरी के रूप में उभरा है जी। और कोटा के अंदर भी जब विद्यार्थियों की आत्महत्या का सिलसिला प्रारंभ हुआ, हम प्रतिपक्ष में थे, हमने बात उठाई और उसके सब चीज़ों के लिए इन कोचिंग सेंटर पर नियंत्रण कैसे हो, इन कोचिंग सेंटर में गारंटेड बैच कैसे रुके, इन कोचिंग सेंटर में अग्नि सुरक्षा से लेकर अवसाद में आए विद्यार्थी किस प्रकार उनको काउंसलिंग मिले, इन सब को लेकर इनके रेगुलेशन का एक्ट जो बनाया भजन लाल जी ने, उसने सिद्ध कर दिया कि यहाँ जहाँ शिक्षा नगरी के रूप में चाहे कोटा हो, सीकर हो, आगे बढ़े, वहाँ शिक्षा जैसी में पवित्रता और सत्यता के साथ ही ये कोचिंग सेंटर आगे बढ़े। सर, शेखावटी के लिए यमुना जल समझौता कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में सीआर पाटिल जी रहे, उधर नायब सैनी जी रहे, भजन लाल जी मौजूद रहे, कितना इसको आप फायदेमंद मान रहे हैं? देखिए, मेरे लिए कल का दिन एक ऐतिहासिक और स्वर्णमय दिन इसलिए रहा जी कि मैं राजस्थान की विधानसभा में लगातार 35 वर्ष तक रहा और मैंने 31 बार गैर सरकारी संकल्प से लेकर, ध्यानाकर्षण से लेकर और खुद की सरकार के अंदर भी जब मुझे चुनाव घोषणा पत्र बनाने की कमेटी में रखा गया तो हमेशा हमने कहा कि यमुना का पानी शेखावाटी को मिलना चाहिए। जी। भैरव सिंह जी शेखावत जो अंत्योदय के जनक रहे, जिन्होंने इस माटी से लेकर उपराष्ट्रपति पद के पहुंचकर भी अपनी देसी पहचान को बनाए रखा, उनका सपना पूरा हुआ है। 1994 में उन्होंने 5 राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच में बैठकर जो समझौता किया था और जितने 1917 क्यूसेक के पानी और उस पानी के अंदर हमारा हिस्सा, और उस हिस्से के लिए लगातार कोशिशें होती रही, सरकारें बदलती रही, आती रही, जाती रही, पर भजनलाल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति थी। उन्होंने अपने कालखंड में जब भी वो दिल्ली गए, हमेशा उन्होंने राम सेतु जल की और यमुना जल की बात कही। ये उनकी कुशाग्र बुद्धि रही। रेणुका और केसाऊ बांध के अंदर मैं एनडीसी की बैठक में भी मुझे जाने का मौका मिला। मैं संसदीय कार्य मंत्री रहा सरकार में वर्षों तक। हमने भी इस मुद्दे को उठाया पर उस मुद्दे को कभी हल नहीं निकला। इस बार जब हिमाचल ने कहा कि उन्हें पानी की जरूरत नहीं, उन्हें बिजली की जरूरत नहीं, पर वो इस बांध के दोनों तीन बांध है, वो तीनों बांधों के अंदर अपना हिस्सा नहीं देंगे, राशि नहीं देंगे। भजन लाल जी ने उस एक बात को पकड़ कर कहा कि आपकी राशि हम देंगे पर आपके पानी का हिस्सा भी हम लेंगे। अब 250 क्यूसेक पानी लगातार इस यमुना पानी के साथ हमारे शेखावाटी को सरसब्ज करेगा।
जी और विशेष तौर पर मेरे लिए खुशी की बात इसलिए है कि मैं जहाँ से आता हूँ, जो एक तरह से मेरी कर्म भूमि और मातृभूमि रही, उसी में हाशियावास में ये 3 बांध बनेंगे। हरियाणा भी जो पानी का उनका रिजर्वायर है, जो हिसार का इलाका है, जो हमसे सटा हुआ इलाका है, वहाँ उसी रिजर्वायर से पानी लेगा। तो कुल मिलाकर मैं कह सकता हूँ कि हम पहले पानी के लिए मांगदाता थे, मांगते थे पानी, याचक थे, अब हम देने वाले हो गए। लेकिन गहलोत साहब सर इसको मान कर रहे हैं। अशोक गहलोत तो कह रहे हैं कि जब शेखावटी आ जाएगा पानी तब मानूंगा मैं। वो तो ये बता रहे हैं कि हवा हवाई ये सब है। देखिए, गहलोत साहब का बयान मेरी समझ में नहीं आया। उन्हें एक आत्म अपराध उन्हें याद आ रहा है। हरियाणा का चुनाव था, मैं भी हिसार जिले का प्रभारी था। चुनाव घोषणा पत्र जारी करने के लिए अशोक गहलोत साहब वहां पधारे। वो घोषणा पत्र जब हमने पढ़ा तो उसमें लिख रखा था कि हरियाणा में अगर कांग्रेस की हुकूमत बनेगी, 1 बूंद पानी भी हम यमुना का पानी किसी राज्य को नहीं देंगे। मैंने दूसरे दिन प्रेस करके कहा था, गहलोत साहब कम से कम ये पाप तो आप मत करो, क्योंकि आपके खुद के घोषणा पत्र में आपने यमुना के पानी की बात लिखी और आज कह रहे हो कि पानी हरियाणा नहीं देगा और उस घोषणा पत्र को आप जारी कर रहे हैं। ये बात शायद उन्हें याद आ गई होगी, इसलिए आत्म अपराध के कारण से वो दाएं बाएं की बात कर रहे हैं। उन्होंने पहले ये कहा था कि एमओयू क्या होता है, एमओयू सार्वजनिक करो। फिर उनको एमओयू और एमयूए में फर्क नजर नहीं आया। अब ये एग्रीमेंट हो गया और एग्रीमेंट में ये लिखा गया कि इसी वित्तीय वर्ष के अंदर जमीन का अधिग्रहण से लेकर और इसमें आवश्यक निविदाएं आमंत्रित कर ली जाएगी। उसके बाद क्या रहा? आज इंदिरा गांधी नहर परियोजना कितने वर्ष पहले बनी, जवाहरलाल नेहरू जी ने कितने वर्ष पहले उसका शिलान्यास किया, इंदिरा जी ने किया, और उसके बाद कितने वर्ष तक वो चलती रही, आज भी चल रही है। ये बड़ी योजना यकायक एक बार में हो जाए, पर मैं भजनलाल जी के कार्यशैली को देखकर कह सकता हूं कि इसी कालखंड में, इसी सरकार के अंदर हम हाशियावास के बांध में 3 बांधों को लबालब भरा देखेंगे और शेखावाटी के, मैं समझता हूं, तकदीर और तस्वीर को दोनों बदलते देखेंगे। आपने बंगाल के चुनाव को बड़ा करीब से देखा राठौड़ साहब, और आपने भूमिका भी महत्वपूर्ण निभाई है। बंगाल एक ऐसा प्रदेश जहां पर बीजेपी लगातार कोशिश कर रही थी लेकिन ममता दीदी को हिला नहीं पा रही थी। इस बार आपने ऐसा हिला दिया कि पूरी की पूरी पार्टी और सरकार ही हिल गई है। सरकार तो आपने हिलाई है, पूरी पार्टी भी आपने हिला दी है। ये बदलाव आया कैसे और उस चुनाव में आपने क्या अनुभव किया वहां की राजनीति को देखते हुए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य संस्कृति है वो एक विचार की प्रतिबद्धता के साथ है। हम एक विचार परिवार के लोग हैं और इसीलिए जब कभी भी चुनावी समर सजता है किसी राज्य के अंदर, तो एक राज्य के कार्यकर्ता दूसरे राज्य में जाते हैं। जी। मुझे भवानीपुर विधानसभा का प्रभारी बनाकर भेजा गया था, जहां बड़ी संख्या में मारवाड़ी लोग रहते हैं, गुजराती लोग रहते हैं और ममता जी का खुद का घर भी है। वहां जिस प्रकार की दहशतगर्दी की राजनीति ममता जी कर रही थी 3 वर्षों से, और जिस प्रकार का भ्रष्टाचार और कटमनी था, और जो बड़ी भवनों में रहने वाले लोगों को नीचे उतरकर वोट वाले दिन वोट नहीं करने देते थे, इस बार मोदी जी का विश्वास था और अमित शाह साहब की चाणक्य बुद्धि थी, उनकी रणनीति थी। इस बार वो दहशतगर्दी का वातावरण टूटा और पहली बार मतदाताओं ने स्वच्छंद होकर जब मत दिया तो इस भ्रष्ट सरकार को नस्ते नबूद कर दिया। मेरा कोई योगदान नहीं। जिस प्रकार गिलेरी को अगर कोई कहे राम सेतु के राम सेतु बनने में उसका क्या योगदान था, सिर्फ इतना मात्र योगदान था। मैं वहाँ के मुख्यमंत्री सुधांशु दादा को इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो उनका मेरे प्रति न जाने क्या अनुराग और लगाव रहा। हालांकि ये बात सही है कि वो भवानीपुर में कम से कम आए और अपने पूरे बंगाल में प्रचार करते रहे, प्रतिपक्ष के नेता थे, परंतु उन्होंने एक वक्तव्य देकर श्रेय मुझे दे दिया। ये श्रेय है वहाँ के उन लोगों के का जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दे दी, अपना जीवन दे दिया, वर्षों की जिनकी तपस्या थी, कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, मोदी जी का विश्वास था, अमित शाह साहब की रणनीति थी और खुद हमारे मुख्यमंत्री जी जिनका एक संघर्ष का इतिहास था, इन तीनों ने मिलकर विजय श्री दिलाई है। बहुत धन्यवाद करूंगा राठौड़ साहब आपका, आप आए
इंडिया न्यूज के मंच जयपुर में आपने अपनी बात को रखा, आपने वक्त निकाला और आपने सुना, चाहे वो यमुना जल समझौते की बात हो, पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात हो, राजस्थान की डेवलपमेंट को लेकर बात हो। राठौड़ साहब बड़े करीब से राजस्थान की राजनीति को तो जानते ही हैं, बाकी प्रदेश में किस तरह भूमिका वो निभाते हैं ये उनकी वरिष्ठता बताती है। और दरअसल राजस्थान के विकास को लेकर ये मंच हम आयोजित कर रहे हैं, यहाँ के विकास के डेवलपमेंट के मॉडल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मंच का सिलसिला भी ऐसे जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ पर मैं राठौड़ साहब से कहूंगा प्लीज सर मंच पर रहें। ओवर टू यू लवली जी। फिर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा जिस थीम को लेकर इंडिया न्यूज ने इस कार्यक्रम में इस कॉन्क्लेव को आयोजित किया है, मुझे सकारात्मक दिखी, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। निश्चित तौर पर ये हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं, कुछ न कुछ इनके मन में भी राष्ट्र और राजस्थान दोनों की उन्नति के लिए जो योजनाएं मन में आ रही है, वो ये भी अपनी योजनाओं को किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र राठौड़ साहब। विकसित भारत और विकसित राजस्थान की एक पहल में आपका बड़ा योगदान जो है वो सामने नजर आ रहा है। हमारे मैनेजिंग एडिटर राकेश कुमार सिंह जी को कहूँगा वो मंच पर पधारें, और हमारे जो राजस्थान संपादक है मनु शर्मा जी मंच पर पधारें, और आदरणीय राजेंद्र राठौड़ साहब को ट्रॉफी देकर धन्यवाद जो है वो प्रेषित करें।